जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मराठा आरक्षण से जुड़ी है, लेकिन अगर देश की बात करें तो देश की सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारों में इस वक्त है नीतीश कुमार को लेकर, जिनके बारे में खबर आ रही है कि वो फिर एक बार पलटी मारने जा रहे हैं। फिर एक बार वो जिस गठबंधन में मौजूद हैं उसको किनारा करके दूसरे गठबंधन से जुड़ने जा रहे हैं। और जो लोग नीतीश कुमार के सियासी करियर को देखते आए हैं उनके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अपने पूरे सियासी करियर के दौरान और खास करके बीते 30 सालों में वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, कभी इस गठबंधन में तो कभी उस गठबंधन में, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, लेकिन किसी न किसी बहाने वो अपने आप को सत्ता में मौजूद रखते आए हैं, सत्ता अपने पास रखते आए हैं और यही उनकी रणनीति रही है और इसी से उनका रेपुटेशन भी बन गया है। और यही वजह है कि उनके डिट्रैक्टर्स, उनके विरोधी उनको पलटू राम कहते हैं, जो हर साल 2 साल में पलट जाते हैं। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वैसा ही कुछ बीते 5 दशकों से महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार भी करते आए हैं और कई सियासी जानकार इन दोनों ही लोगों के बीच, शरद पवार और नीतीश कुमार, इन दोनों के बीच समानताएं देखते हैं, क्योंकि शरद पवार भी वो नेता रहे हैं जो कि सत्ता की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं, जिस पार्टी में बगावत करवाई उसी पार्टी के साथ सत्ता में आ सकते हैं, जो सियासी दुश्मन है उससे दोस्ती कर सकते हैं। तो यह शरद पवार की राजनीति रही है। 1978 में शरद पवार ने पहली बार बगावत की थी कांग्रेस में, और तब वसंत दादा पाटिल की सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, अपनी पार्टी की। उससे उन्होंने बगावत कर दी और जनता दल के साथ में मिलकर सरकार बना ली। 38 साल की उम्र में पहली बार शरद पवार मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जहां पर शरद पवार ने ऐसा खेल खेला कि लोगों के दिमाग चकरा गए। इसी वजह से शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि जो सोचते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो सोचते नहीं, जो कहते हैं करते नहीं, जो करते हैं कहते नहीं। संजय राउत ने तो साल 2019 में यहां तक कह दिया था कि शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। अब देखिए, 1991 में शरद पवार ने शिवसेना में बगावत करवा दी। यह पहली बड़ी बगावत थी शिवसेना में, जिसमें छगन भुजबल 18 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। तब शरद पवार कांग्रेस पार्टी में आ गए थे और फिर उसके बाद उसी शिवसेना से साल 2019 में उन्होंने गठजोड़ कर लिया, महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बना ली। क्यों कर लिया? क्योंकि शरद पवार को सत्ता में आना था, अपनी पार्टी को सत्ता में लाना था। 2019 के जो विधानसभा के चुनाव नतीजे आए थे उसमें जो मैंडेट मिला वो था कि शरद पवार की पार्टी विपक्ष में बैठेगी, लेकिन शिवसेना का झगड़ा हो गया बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर, और इस मौके का फायदा शरद पवार ने उठाया तुरंत और शिवसेना से हाथ मिला लिया, उस पार्टी के साथ जिसके साथ की 3 दशकों पुरानी दुश्मनी थी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। ये दोनों ही पार्टियां जो है शिवसेना और एनसीपी, या फिर जब शरद पवार उसके पहले कांग्रेस में थे, सांप और न्यूली के जैसा बैर था। जहां शिवसेना शरद पवार को भ्रष्टाचारी बताती थी, सीडो सेकुलर बताती थी, तो वहीं शरद पवार शिवसेना को एक सांप्रदायिक पार्टी बताते थे। लेकिन जब सत्ता की मलाई की बारी आई तो दोनों साथ हो लिए। इसके पहले भी 2014 में शरद पवार ने अचानक फडणवीस सरकार का समर्थन कर दिया। शिवसेना और बीजेपी ने उस साल गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसके पास में इतना बहुमत नहीं था कि वो सरकार बना सके।
लेकिन ऐसे में शरद पवार ने खेल कर दिया। शरद पवार के विधायक वोटिंग के वक्त तटस्थ हो गए और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह अलग बात है कि बाद में शिवसेना सरकार में शामिल हो गई। 1999 में शरद पवार ने विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। लेकिन उसी साल इन्हीं शरद पवार ने सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार आ गई और यह कह दिया कि वो जो विदेशी मूल का मुद्दा था वो केंद्र में लागू होता है, राज्य में नहीं होता है। लेकिन जनाब 2004 में तो आप उसी यूपीए सरकार में जो है मंत्री बन गए, कृषि मंत्री। तो सत्ता के लिए शरद पवार ऐसे खेल खेलते आए हैं। इसके पहले भी बात चल रही थी कि कई बार खुद अजित पवार जब पार्टी से उन्होंने बगावत कर ली तो कई बार शरद पवार ने सोचा कि बीजेपी के साथ में सत्ता में जाया जाए। तो कुल मिलाकर शरद पवार की फिलॉसफी ये रही है कि एक राजनीतिक पार्टी का जन्म इसलिए होता है ताकि वो सत्ता हासिल कर सके, सत्ता में आए। फिर ऐसे में विचारधारा, दोस्ती, दुश्मनी, वफादारी, ये तमाम चीजें कोई मायने नहीं रखती। द बॉटम लाइन इज कि पार्टी को किसी भी तरह से सत्ता में लाना है और वे कामयाब रहे अपने आप को सत्ता में रखने में, अपनी पार्टी को सत्ता में रखने में। सिर्फ 2014 से लेकर 2019 के ये 5 साल थे जब उनकी पार्टी केंद्र या राज्य की सत्ता से बाहर थी, नहीं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस सत्ता में जरूर रही और किसी ना किसी तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखा। जिस तरह से शरद पवार खुद 4 बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र राज्य के, उसी तरह से नीतीश कुमार भी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसी तरह के समीकरण बना बिगाड़ कर कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में, कभी यूपीए, कभी एनडीए, कभी आरजेडी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने तो शरद पवार को भी पछाड़ दिया है। अपनी इमेज भी बनाए रखना चाहते हैं सुशासन की। हालांकि शरद पवार की तरफ देखें तो उनके ऊपर बीते 3-4 दशकों में कई आरोप लगे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। तो अब देखते हैं नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की जो नई पारी जो आशंकित है शुरू होने जा रही है वो कैसी रहती है और कब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं। जो भी होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।